हेलो दोस्तों, फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं। बेटा पिछले क्लास में क्या डिस्कस किया? कूलाम के नियम व उसके अनुप्रयोग, मतलब उस पर निर्भर जितने भी टॉपिक थे उसे डिस्कस किया। नेक्स्ट सेक्शन बेटा गॉस के प्रमेय का है, तो उसके लिए बिल्डअप करेंगे आज, वहां से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो पहला टॉपिक जो आज का डिस्कस करेंगे वो क्या है? तो वो है विद्युत फ्लक्स। वो है विद्युत फ्लक्स। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस चिड़िया का नाम है, किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स है क्या? तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि किसे कहते हैं बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखा की परिभाषा याद करो तो वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है। मतलब बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, कोई यथार्थ नहीं होती, बल रेखाएं यथार्थ में उपस्थित नहीं होती, वो एक कल्पना मात्र है। तो फिर हम उसकी संख्या कैसे गिन सकते हैं, है ना। किसी भी काल्पनिक चीज की संख्या गिनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है। अब तुम कल्पना करो कि तुमने लड्डू खाया, बताओ कितने खाए। अब कितने लड्डू खाए या थोड़ी नहीं गिन सकते हो, खाली कल्पना किया था, है, सच में पेट में थोड़ी नहीं चला गया है। ठीक, अगर तुमको बोला जाए कि तुम 2000 लड्डू खाओ, इसकी कल्पना कैसे कर सकते हो? तो एक सेकंड में कल्पना खत्म है। 2000 लड्डू खाने में रियल में कुछ नहीं तो 8-10 दिन लगेंगे, हैं? कोई एक ही दिन में थोड़ी नहीं खा लेगा। बट उसी को कल्पना में खाना है तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, पेट भी नहीं भरेगा। दिक्कत है, काल्पनिक चीजों को गिनना मुश्किल है ना। जैसे कि ये समझो कि तुम जिस कमरे में हो उस कमरे में कुछ भूत है। अरे यार डरना मत, हाँ ठीक, बट कुछ उस कमरे में कुछ भूत है, बताओ कितने हैं? ये बहुत ही मुश्किल बात है कि तुम काल्पनिक चीज को गिनो, है ना। काल्पनिक चीज कहीं भी हो सकती है। ठीक, एक इंसान के अंदर एक आत्मा के साथ एक और घुस जाती है, काल्पनिक है ना, रियल होती तो घुसती। एक गिलास पानी में एक गिलास पानी भर के उसमें एक और गिलास भर के बताओ, वो काल्पनिक नहीं है, वो यथार्थ है। यथार्थ चीजों को दोबारा नहीं भरा जा सकता, है कि नहीं। तो हम बल रेखाओं की संख्या अगर काल्पनिक है तो उसे गिनते कैसे हैं? ये कैसी परिभाषा हुई, है ना। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या यह परिभाषा गलत है? तो नहीं, परिभाषा ठीक है, सही है ना। हम परोक्ष रूप से गिनेंगे, है ना, सप्लीमेंट्री मेथड्स में गिनेंगे, डायरेक्ट मेथड में नहीं गिनेंगे, है ना। हम देखेंगे कि बल रेखाओं की संख्या किन यथार्थ चीजों पर निर्भर करेगी और फ्लक्स को उससे निर्भर कराएंगे, उसके साथ उसको रिलेट करेंगे। ध्यान देना, ठीक। हमने क्या पढ़ा था? अगर विद्युत क्षेत्र प्रबल है तो बल रेखाएं क्या होती हैं? सघन होती हैं। तो अगर हम दो विद्युत क्षेत्र बनाएं, पहला वाला कुछ इस तरह का और दूसरा वाला कुछ इस तरह का, ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं। पहले वाले क्षेत्र को E1 ले लेते हैं, दूसरे वाले क्षेत्र को E2 ले लेते हैं। देख के बताओ कहां बल रेखाएं सघन दिख रही हैं, E1 में या E2 में? क्लियरली विजिबल है E1 में। तो E1 में बल रेखाएं सघन हैं, E2 में बल रेखाएं विरल हैं। जहां बल रेखाएं सघनता से उपस्थित हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां बल रेखाएं विरलता से उपस्थित हैं वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। या ये बोलते हैं बल रेखाओं की आपेक्षिक सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को निर्भर करती है, उसको निर्धारित करती है। अब यहां पर हम लोग एक पृष्ठ रख देते हैं, एक तो पृष्ठ ऐसे,
यूं, या रुको मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा, हाँ, तो फिर तुमको ज्यादा समझ आएगा। ये एक पृष्ठ है, इसका मैं एक कॉपी बना लिया, इसको यहां रखा, और ये जो अपना पहला वाला था इसको यहां रखा। ये दोनों पृष्ठ अलग अलग थोड़ी ना है, सेम है, उसी की कॉपी है, 2 बार रखा है। इन दोनों पृष्ठ के क्षेत्रफल जो है वो समान है, पृष्ठ सेम है। पर बताओ सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 कब ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं? सिचुएशन 1 में क्लियरली दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर विद्युत क्षेत्र प्रबल है, ई प्रबल है, ई बढ़ा रहे हैं हम, तो फाई भी बढ़ रहा है। फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? फाई से। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई पुकारते हैं ऐसे ना, फाई ऐसे पुकारते हैं, है ना, ठीक। तो ई प्रबल है तो फाई भी प्रबल है। ई बढ़ाएंगे, विद्युत क्षेत्र बढ़ाएंगे, मतलब इसको और सघन कर देते हैं, और क्या, बल रेखा ठूसना है बस, है ना, तो और सघन हो जाएगा, और सघन कर देते हैं तो और प्रबल हो जाएगा, और अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी तो फ्लक्स और ज्यादा होगा। इससे ये समझ आता है कि फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई, फाई इज प्रोपोर्शनल टू ई। तो पहली चीज हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। चलो सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर मैं फिर कुछ बल रेखाएं ले लेता हूं। इस सिचुएशन में मैं विद्युत क्षेत्र को नियत रखूंगा, उसको कांस्टेंट रखूंगा, बट पृष्ठ को छोटा या बड़ा करेंगे हम। अब सोच के देखो, हमारे पास एक ऐसे चुटकू सा पृष्ठ है और एक ऐसे लंबा चौड़ा पृष्ठ कर दी ऐसे। बताओ इसका क्षेत्रफल अगर ds1 है और इसका क्षेत्रफल अगर ds2 है, तो ds1 और ds2 में हम क्या देख रहे हैं? दूसरा वाला बड़ा पृष्ठ है कि नहीं? दूसरा वाला क्या है? बड़ा पृष्ठ है। बताओ किससे अधिक बल रेखा गुजरेगी? अधिक पृष्ठ वाले, अधिक बड़े पृष्ठ से अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी या छोटे पृष्ठ से अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी? तो सिंपल है यार, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, लगभग छू छा के 6 गुजर जा रहा है, इसमें खाली 2 ही गुजर रहा है। तो अगर पृष्ठ छोटा हुआ तो बल रेखाएं कम गुजरेंगी। अब मैं तुम्हारी तरफ ऐसे बॉल फेंकूं ऐसे, तो तुम कैसे कैच करते होगा बॉल को? अगर बॉल ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे कैच करते हो ना, ऐसे थोड़ी ना कैच करते हो, ऐसे कैच करोगे तो बुचक जाएगा ना। ठीक समझ आ रहा है? छोटे बच्चों को, है ना, अगर तुम भी पेड़ में चढ़े हो, अपना छत्तीसगढ़ी आदमी समझेगा, भी पेड़ में चढ़े हो और कोई छोटा बच्चा कैच करने के लिए उसको बोलो कि भाई तू भी कैच कर, तो अगर बच्ची हो तो फ्रॉक ऐसे कर देती है, ऐसे करके फ्रॉक फैला देती है। हाँ कितना बढ़िया, ऊपर से भी आ जाएगा, उसमें क्षेत्रफल बढ़ा दिए, आराम से कैच होगा, है कि नहीं? क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो आराम से कैच होगा, है। और वही अगर ऐसे करके करने की कोशिश करें, जो लोग कैचिंग करने नहीं जानते वो ऐसे करेंगे तो इधर उधर से बुचक जाएगा। हाँ वही फैला के 10 पकड़ना है, हाँ ठीक, आराम से आएगा। ठीक है, अगर तुम मछली पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें जाल फैला के पकड़ना पड़ता है। कोई, है ना, नौसिखिया अगर मछली को जाकर के ऐसे पकड़ूंगा बोलेगा तो एक भी मछली नहीं पकड़ाएगी, दिन भर ऐसे से करते रह जाए, वो मछली के पास ले जाएगा, ऐसे करेगा, बुचक जाएगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा उतनी ज्यादा चीजें गुजरेंगी, है ना। तो इसमें सिंपल सा समझ आ रहा है कि यहाँ क्षेत्रफल अधिक है तो फ्लक्स अधिक है, यहाँ क्षेत्रफल कम है तो फ्लक्स कम है। तो इसका मतलब हम फाई इज प्रोपोर्शनल टू ds लिख लेते हैं। तुम बोल सकते हो सर a क्यों नहीं लिखे? अरे a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम a भी लिख सकते हैं। हम a भी लिख सकते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है तो उसको a लिखा जा सकता है ना। बट बुक में ds से प्रदर्शित किया है तो हम भी ds से प्रदर्शित कर देते हैं। ऐसा क्या तकलीफ है? ds क्या है? छोटा क्षेत्रफल, अल्प क्षेत्रफल, अल्प भाग का क्षेत्रफल। d लगाने का मतलब ही स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है, समझ आया? तो अल्प क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है,
अगले पृष्ठ में आते हैं। अगला बात है कोण का, है ना। अब कोण समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा, है ना। कहानी यार अपन लोग बचपन में सुने थे, वो आरुणी की गुरु भक्ति, है ना। संस्कृत का शायद एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें आरुणी एक कैरेक्टर था, है ना। अब वो पुराना जमाना यार, ऋषि मुनि लोग मास्टर हुआ करते थे और आरुणी जो था वहाँ का एक शायद अच्छा खासा स्टूडेंट होगा। तो रतियाँ यार बारिश हुई, अब वो पहले तो ऋषि मुनि खेती वेती भी करते थे, तो ऋषि मुनि के कुछ खेत वेत थे, है ना, जो भी थे। अब उसमें आरुणी जो बंदा था, वो बच्चा था, रात को बारिश हुई तेज, तो ऋषि को लगा कि यार हमारा जो हमारे हिस्से का पानी जो हमारे खेत में भरा है, अगर कहीं पे कुछ गैप आ जाएगा तो पानी बह जाएगा, तो पानी होल्ड करना जरूरी है। तो उसने आरुणी को बोला, बेटा आरुणी जा और जाके देख कहीं से मेड़ वेड़ फटा तो नहीं है। वो बेचारा गया, देखा तो देखा मेड़ एक जगह से कट गई है, वहाँ से खेत का सारा पानी बह जा रहा है, और पानी बह जाएगा तो खेती नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो बंदा वहाँ पे हाथ से मिट्टी विट्टी डाल के देखा तो मिट्टी बह गई, मेड़ ज़्यादा कट गया था, है ना। फिर समझा कैसे करूं, तो बंदा क्या किया, वहां पे लेट लिया, समझ आ रहा है, वो मेड़ में लेट लिया। अब मेड़ में लेट गया और पानी रोक दिया। सवेरे तक मेड़ में लेटा हुआ था, कुड़कुड़ा रहा था। सवेरे जी ऋषि मुनि गए, है ना, और उसको उठाए और उन्होंने बता दिया सबको कि आरुणी सबसे बड़ा गुरु भक्त है। ये गलत बात है, मैं होता तो बोलता बेवकूफ आदमी है, बिच्छी काट देता तो कौन देखता रही है। बारिश का मौसम है, एक ही बार बारिश होता है, कितना बार बारिश होगा, रतियां लेटने का क्या जरूरत है, निपट गया रहता। तो उसको आरुणी की गुरु भक्ति बोलते हैं कि बेवकूफी बोलते हैं, है ना। एक नंबर की बेवकूफी थी, है ना। तो उस बेवकूफ आदमी को अगर हम खेत में रख दिए, बोले भाई तू लेट, तो एक बार में लेट के सही भी नहीं लेटा होगा। अगर तुम होते तो कैसे लेटते, ये पूछने वाला हूं मैं। मतलब तुम बेवकूफ ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत समझो, समझ भी जाओगे तो मेरा क्या कर लोगे रे तुम लोग। ये लो खेत है, और खेत में हम लोग मेड़ को ऐसे एक जगह से काट देते हैं, और पहुंच गया हमारा कैरेक्टर का नाम क्या है, आरुणी। आरुणी आएगा ऐसे, है ये आरुणी, है ना, ठीक है। हाँ, अब ये जो आरुणी कैरेक्टर है, वो मेड़ से ऐसे करके पानी यहां से बह जा रहा है बेटा, ऐसे ऐसे, है। तो वो पहुंचा है, उसको 3 तरह से लेटना है। अगर ये मेड़ है, मेड़ इस तरह से कटी हुई है, तो आरुणी पहले तरह से लेटता है ऐसे, पहले ऐसे ट्राई करके देखता है कि ऐसे लेट करके देखने से यहां पर ऐसे अगर लेट जाए ये बंदा, है ना, इस तरह से, यहां हमने इसको लिया, ऐसे लेट जा बाबू, तो ज्यादा पानी रोक पाएगा। सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, बंदा एंगल मार के देखा, इधर से नहीं हुआ तो सेकंड सिचुएशन। इस वाले सिचुएशन में हाथ ही निकल गया आरुणी का, कैसे आरुणी है देखो। अब ये सेकंड सिचुएशन में ऐसे लेट करके देखा, क्या सारा पानी रोक पाएगा। और सिचुएशन नंबर 3, उसमें बंदा एकदम क्षैतिज हो गया इस एंगल से देखने पर, और केस नंबर 3 में आरुणी ऐसे लेट करके देखा, यूं ऐसे। तुमको क्या लग रहा है, कौन से सिचुएशन में वो सबसे ज्यादा पानी रोक पाएगा? 1, 2 and 3। इफ यू हैव ऑप्शन तो तुम कैसे लेटते? ऑब्वियसली 3, है ना। नहीं तो रतिया जाके देख लो, मना कौन किया है ना, बेवकूफी करने का मन है तो, ठीक। तो 3, ये मैं मजाक करने के लिए कहानी नहीं सुना रहा था, कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक है बेटा। अभी सोच के देखो, बल रेखाएं गुजर रही हैं इस तरह से, कब अधिकतम गुजरेंगी? सिचुएशन है 3। सिचुएशन नंबर 1 में हम देख रहे हैं पृष्ठ कुछ इस तरह है। सिचुएशन नंबर 2 में हम देखेंगे कि पृष्ठ कुछ इस तरह है, और सिचुएशन नंबर 3 में हम देखेंगे पृष्ठ कुछ इस तरह है, ठीक। इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है और तुम मेरी तरफ मार रहे हो, स्क्रीन की तरफ,
ऐसे धर लोगा टॉर्च, तो स्क्रीन की तरफ मारो, ठीक। और मैं हाथ को ऐसे रख देता हूं, ऐसे, तो मेरे ख्याल से मैं सबसे ज्यादा रोशनी रोकूंगा। ऐसे कर दूंगा टेढ़ा तो कम रोकूंगा, और ऐसे कर दूंगा तो सबसे कम रोकूंगा। तो सबसे ज्यादा प्रकाश को मैं रोकूंगा कब? जब मेरा हथेली ऐसे हो। उसी सिचुएशन को समझो, ये वाला सिचुएशन है, ये टेढ़ा वाला सिचुएशन है, और ये सीधा वाला सिचुएशन। इस केस में सबसे कम बल रेखाएं गुजरेंगी, इस केस में कुछ तो गुजरेंगी, और इस केस में सबसे ज्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी, ठीक है। हम लोग एक टर्म को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं किए थे, उतना ज्यादा फोकस नहीं किए थे, अब करेंगे। क्या लिखा हुआ है? अभिलंबवत। क्या लिखा हुआ है? अभिलंबवत। अभिलंब मतलब जानते हो, अगर ये पृष्ठ है, इस पर अभिलंब का मतलब है इस पर लंब, ऐसे 90 डिग्री। अभिलंबवत मतलब अभिलंब की तरह, अभिलंब जैसा। वत बोल दिए ना का साथ में का, समझ तो। अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, मतलब इधर तिधर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को नहीं कहते हैं, जो अभिलंबवत गुजरती हैं उन बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहां से अभिलंब बनाएंगे ऐसे, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। यहां से अभिलंब बनाएंगे तो कुछ बीच का कोण बना रहा है, थीटा। यहां से अभिलंब बनाएंगे तो वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री का। तो 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम है, अधिकतम बल रेखाएं गुजर रही हैं, और 90 डिग्री पर फ्लक्स मिनिमम है, न्यूनतम बल रेखाएं गुजर रही हैं। 0 डिग्री पर क्या गुजर रही है? न्यूनतम बल रेखाएं, और 0 डिग्री पर अधिकतम और 90 डिग्री पर न्यूनतम। ऐसा ना भाई कॉस थीटा में होता है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, जो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, जो उसका मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, जो उसका मिनिमम वैल्यू है। तो कॉस थीटा पर डिपेंडेंसी क्लियरली दिख रही है। यहां से हम लिख सकते हैं कि फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? कॉस थीटा पर। फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? कॉस थीटा पर। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला देखो, फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता प्रबल, बल रेखाएं सघन, सघन तो अधिक बल रेखाएं गुजरेंगी। दूसरा, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा फ्लक्स उतनी ही ज्यादा गुजरेंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा बल रेखाएं गुजर सकेंगी, ठीक है। और थर्ड हमने देखा कि फ्लक्स एंगल पर भी डिपेंड करेगा, बल रेखाओं की संख्या कितनी गुजर रही है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। अलग अलग एंगल से कैच करके देख लो, या आरुणी बन जाओ, समझ आ जाएगा कि कब तुमसे ज्यादा पानी गुजरेगा और कब नहीं गुजरेगा, है ना, कब तुम अधिक पानी रोकोगे और कब नहीं रोकोगे। अब देखो यार क्या है ना, पानी रुक जाता है, लाइट रुक जाता है, वास्तविक चीजें हैं, काल्पनिक चीजें गुजर जाती हैं। जैसे कि अगर मेरे को इस कमरे से उस कमरे में जाना है तो मैं ऐसे नहीं जा सकता, स्क्रीन से टकरा जाऊंगा, समझ में आया ना, ठीक है। उसके लिए मेरे को दरवाजा खोल के जाना पड़ता है, ठीक है। पर अगर भूत है तो देखे हो ना, भूत पिक्चर में कैसे इस कमरे से उस कमरे में दीवार फांद के निकल आते हैं। काल्पनिक चीज है तो काल्पनिक चीज कहीं भी जा सकती है, कल्पना करो, दिमाग का फितूर है ना। तो बल रेखाएं क्या है? काल्पनिक है, तो उनको कोई नहीं रोकता, वो गुजर जाती, ठीक है, समझ आया। इसीलिए गुजरने वाली, वरना रोकने वाली भी सोच सकते हैं हम, है ना, पर रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि काल्पनिक चीज है, काल्पनिक चीज कभी रुकती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बल रेखाओं की संख्या हम लोगों को पता चल गया, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फ्लक्स। फ्लक्स किन 3 चीजों पर निर्भर किया? देखो, फ्लक्स निर्भर किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, और कॉस थीटा पर। अब इन तीनों को मिला दें तो हमको मिल जाएगा एक ऐसा फॉर्मूला, phi is proportional to EDS cos theta. Phi is proportional to EDS cos theta. Phi is equals to लिखेंगे तो K into EDS cos theta होगा। समानुपाती चिन्ह हटता है तो समानुपातिक नियतांक लगता है ना, पर के ऐच्छिक नियतांक है यहाँ,
कि ऐच्छिक नियतांक है, इच्छा से हमने मन लगा तो ले लिया, इसका मान कितना होता है, केवल 1। अगर 1 होगा तो इस तरह से फॉर्मूला फाई बराबर क्या आ गया, E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। तो ये अब याद रखना पड़ेगा, आगे हमें फ्लक्स की जरूरत होगी। तो फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता है, ये हम समझ सकते हैं। फाई बराबर क्या होता है, E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हम लोगों ने फ्लक्स को समझ लिया। फ्लक्स समझने के बाद है ना, हम अगला टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे, वो है घन कोण। घन कोण पहली बार नहीं सुन रहे हो तुम लोग, याद करो, तुमने पढ़ा था 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो पूरक मात्रक में पहला वाला कोण था और दूसरा वाला घन कोण। तो समझने वाली बात है भैया, ये घन कोण किस चिड़िया का नाम है, किसे बोलते हैं। कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा मेरा नाम घन कोण है, तो हम हाँ थोड़ी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। किसी एक पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं, उसको देखते हैं, है ना। किसी पृष्ठ द्वारा, कोई भी पृष्ठ ले, ऐसे पृष्ठ ले लो, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, एक बिंदु ले लो, अंतरित कोण है, पृष्ठ अंतरित कोण करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, यहां जो कोण बना इसको बोलते हैं घन कोण। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। शब्दों में लिखें तो लिख सकते हैं ऐसे, किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। अब समझाने के लिए समझो, तुम्हारे पास एक चूड़ी है, अब लड़कियां हैं तो चूड़ी समझ लो, लड़के हो तो चूड़ा, वही तो पहन पहन के घूमते रहे, है ना, लड़ाई झगड़े में काम आता है ना। एकेडमी के बाहर मेरे पिछले साल लड़ाई हुआ था, 10th का बंदा चूड़ा में 12th के बंदे के सर में मार दिया, सर फूट गया, है ना। तो चूड़ा उस उपयोग में भी आता है, मैं ऐसा नहीं बताना चाह रहा था, ठीक है, समझ आए। तो चूड़ा या चूड़ी कुछ भी हो सकता है ना, चूड़ी है। अब उसमें क्या करो, फेविक्विक, फेविक्विक याद है, चुटकी में चिपका है, फेविक्विक लेना है और उसमें एक एक चुटकी मतलब एक एक बिंदी लगाते जाना है ना, और उसमें एक तो धागा चिपकाते जाओ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, चूड़ी के किनारे फेविक्विक लगाते जाओ, उसमें एक तो धागा चिपकाओ, एक तो और धागा चिपकाओ, ऐसे करते जाओ, करते जाओगे और पूरा एक राउंड मार दो तो चूड़ी की दाढ़ी बन जाएगी, मतलब दाढ़ी टाइप का लंबा लंबा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे हो जाएगा। अब उस सब को पकड़ लो एक जगह और ऐसे करके देखो, यह मस्त कोण बनेगा रे। जो चूड़ी है वो एक पृष्ठ जैसा है, उसके सिरों से हमने एक बिंदु पर लगाया, कोण बना, क्या बोलेंगे उसको, घन कोण। समझ आ रहा है। जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन में यहाँ 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 किनारे से अगर हम धागा लेकर के ऐसे पकड़ लें, है ना, तो जो बनेगा वो क्या है, घन कोण। पृष्ठ जरूरी नहीं है कि चौकोर ही हो, गोल ही हो, कैसे भी हो सकता है पृष्ठ, जैसे तैसे भी है। तो उसके किनारों को ऐसे पकड़ करके एक बिंदु से मिलाओ बेटा, तो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं, घन कोण। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक इसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने फ्लक्स को समझा, हम समझ सकते हैं कि डी ओमेगा इज डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, जितना बड़ा पृष्ठ उतना बड़ा कोण। दूरी पर भी निर्भर करेगा, जितनी अधिक दूरी उतना छोटा कोण। पृष्ठ ऐसे है, अगर तुम एक पृष्ठ ले लो कुछ इस तरह से, हाँ, और इस पृष्ठ द्वारा कोण अंतरित करवाओ, है ना, जैसे कि मैं यहां पर एक कोण अंतरित करा रहा हूं, तो इतना बड़ा घन कोण बनेगा। पर वहीं अगर मैं इसको दूर अंतरित कराऊं ऐसे, तो यहां पर अपेक्षाकृत छोटा कोण अंतरित हुआ। जैसे जैसे हम दूर जाते चले जाएंगे, और दूर चला गया, सपोज
तो ये कोण का मान है, ये और छोटा, देखो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये और बड़ा है, तो दूरी के साथ घन कोण क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इसीलिए व्युत्क्रमानुपाती है ना। और साथ ही साथ ये cos थीटा मतलब पृष्ठ के साथ बनाए गए अंतरित कोण पर भी निर्भर करता है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। गॉस के प्रमेय तक पहुंचने से पहले हमें एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा जिसे बोलते हैं घन कोण का संपूर्ण मान। ऐसे हेडिंग डाल ले रहा हूं, घन कोण का संपूर्ण मान। घन कोण का संपूर्ण मान क्या है, मतलब मैक्स वैल्यू ऑफ ए सॉलिड एंगल क्या है, घन कोण के संपूर्ण मान को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो संपूर्ण मान मतलब सबसे बड़ा घन कोण। अब सबसे बड़ा घन कोण कौन बनाएगा, एक गोला अपने केंद्र पर। अब चारों तरफ से तो बना लिया, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, एक बिंदु के चारों तरफ ही अगर पृष्ठ हो जाए, है ना, तो उससे बड़ा घन कोण संभव है क्या, नहीं है। तो इसे निकालने के लिए मैं क्या ले लेता हूं, एक ऐसे गोला ले लेता हूं, है ना। हम एक गोला ले लेते हैं, अगर थोड़ा कम नजर आ रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं थिक कर ले रहा हूं और इसके कलर को भी अपन थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक गोला है। अब क्या गोला है, दिख तो रहा है, ठीक। इसका केंद्र को क्या ले लेते हैं, केंद्र, ये पेन नहीं लिया हूं, केंद्र को क्या ले लेते हैं, ओ। केंद्र क्या है, ओ। और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या को क्या ले लेंगे, आर। तो मान लेते हैं गोला है जिसका केंद्र क्या है, ओ है, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। इस गोले पर एक अल्प पृष्ठ है, क्या है, अल्प पृष्ठ, ऐसे छोटा सा पृष्ठ है। अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ds। फुटबॉल देखो, फुटबॉल में बहुत सारे षटकोण और बहुत सारे, है ना, समपचभुज होते हैं, है ना, समषटभुज और बहुत सारे समपचभुज होते हैं ना, ठीक, समझ आ रहा है, तुम देखोगे उसके। तो कोई भी एक छोटा सा सेक्शन इमेजिन कर लो, उसका एक छोटा सा हिस्सा इमेजिन कर लो, अभी भी नहीं समझ आ रहा है ना। तुम एक काम करो यार, संतरा है ना, खाए नहीं खाए, संतरा खाए होगे, उसका छिलका छिलो और जितना निकला पहला हिस्सा उसको इमेजिन कर लो, वो एक टुकड़ा हो गया, एक छोटा सा हिस्सा हो गया, पृष्ठ का एक छोटा सा भाग हो गया। इस पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना है, ds। पृष्ठ के छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना है, ds। इस पृष्ठ द्वारा, इस अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र पर, यहां पर अंतरित कोण कितना है, d ओमेगा, ठीक। इसके द्वारा अंतरित कोण कितना है, d ओमेगा। d ओमेगा क्या है, एक अल्प पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण है। यहां से अपन क्या करते हैं, और एक रेखा लगा देते हैं जो त्रिज्या, जो r वेक्टर है उसे प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, r वेक्टर को, ठीक है। अब यहां पर हम एक खींच लेते हैं अभिलंब, ये अभिलंब, तो बनाया गया कोण कितना है, यहां पर 0 डिग्री। पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है ना, पृष्ठ की दिशा क्या होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत। मैं एक बार वाइवा देने गया हुआ था, है ना, तो एक्सटर्नल ने मुझसे पूछा कि बताओ टेबल की दिशा किधर है, तो मैं बोला सर पूरे टेबल की, तो बोलता नहीं, टेबल के ऊपर के टॉप की। तो टेबल के ऊपर के टॉप की दिशा में, टॉप के ऊपर में मैंने ऐसे रख दिया उंगली और बोला अंगूठे की ओर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल की दिशा L क्रॉस B होता है बेटा, L इंटू बी, और क्रॉस प्रोडक्ट याद है, L इंटू बी। अगर ये उंगलियां A क्रॉस B, A और B को प्रदर्शित कर रही हैं, तो A क्रॉस B को कौन प्रदर्शित करता है, अंगूठा। तो इस तरह से अंगूठे की दिशा होगी। तो बेटा पृष्ठ की दिशा किधर होती है, था पृष्ठ के अभिलंबवत। पृष्ठ की दिशा किधर होती है, पृष्ठ के अभिलंबवत। तो ये जो पृष्ठ ds है, इसकी दिशा किधर होगी, इसके अभिलंबवत। और ये क्या है, त्रिज्या। और ds और r के बीच का कोण होता है कौन, थीटा। तो थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, माना एक
गोला जिसका केंद्र O, जिसकी त्रिज्या R है, इसके पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ है क्या, ds। अल्प पृष्ठ ds द्वारा केंद्र O पर अंतरित घन कोण d ओमेगा है। क्या है, घन कोण d ओमेगा है। अतः डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। अतः अल्प पृष्ठ ds द्वारा केंद्र O पर अंतरित घन कोण कितना होता है, d ओमेगा। फॉर्मूला क्या होता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना। चूंकि किंतु परंतु ds r के साथ ds r के मध्य अंतरित कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है कि नहीं है। मध्य बना कोण कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है। ds और r के मध्य बना कोण 0 डिग्री का है, तो रख देते हैं। अतः d ओमेगा बराबर आ जाएगा ds इंटू कॉस 0 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, मतलब d ओमेगा बराबर ds अपॉन r स्क्वायर। चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 रख दिया तो ds अपॉन r स्क्वायर है। ये क्या है, उस अल्प पृष्ठ, वो छोटे से पंचभुज या षठभुज द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है फुटबॉल का। हम चाहते हैं कि पूरे फुटबॉल द्वारा अंतरित कोण कितना है ये निकालें, तो पूरे फुटबॉल द्वारा अंतरित कोण कितना होगा, इसको निकालने के लिए आगे लिखेंगे अतः घन कोण का संपूर्ण मान, घन कोण का संपूर्ण मान, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। समाकलन क्या है, एक बेस्ट टूल है हमारे पास, बेस्ट मैथमेटिकल टूल, एक बढ़िया औजार जिसकी सहायता से हम छोटी चीज को बड़ी कर सकते हैं। किसी छोटी चीज को बड़ी करनी हो तो हम क्या करते हैं, समाकलन। तो घन कोण इस छुटकु पृष्ठ का द्वारा अंतरित कोण है, हमें पूरे गोले का निकालना है तो समाकलन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, राइट साइड रखो, ds अपॉन r स्क्वायर। यहां r के बारे में सोचो, r क्या है, त्रिज्या, और गोले में त्रिज्या क्या होती है, नियत होती है। गोले में त्रिज्या क्या होती है, नियत होती है। तो नियतांक हमेशा समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो निकल का भैया बोलेंगे उसको, बाहर आ जाएगा बाबू, 1 अपॉन r स्क्वायर बाहर आ गया। अंदर क्या बचता है, ds। अल्प पृष्ठ का समाकलन, अल्प पृष्ठ का समाकलन छोटे पृष्ठ का समाकलन करो, है ना। संतरे के एक छिलका का हिस्सा, उसको दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठवें से जोड़ो, सब जुड़कर आखिरी में संतरा बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। पंचभुज षटभुज को सिलते जाओ, सिलते जाओ, सिलते जाओ, आखिरी में बन जाएगा फुटबॉल। अल्प पृष्ठ का समाकलन करने पर गोले का संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोगों को आना चाहिए, 10th में पढ़े हुए हो, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा आ जाएगा 4 पाई। वैसे घन कोण का मात्रक क्या होता है, पढ़े होगे, 2 पूरक मात्रक होते हैं, स्टेरेडियन, कोण का रेडियन और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये 4 पाई स्टेरेडियन होगा इसकी वैल्यू, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने घन कोण का संपूर्ण मान ज्ञात कर लिया, ठीक। घन कोण का संपूर्ण मान होता है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा, अभी पढ़े थे, देखो फाई बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। अब सब कुछ फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, आगे के चैप्टर में फ्लक्स ही पढ़ेंगे खाली हम, है ना, मतलब अलग अलग जगह पर फ्लक्स निकालेंगे। अगला क्या बताया, घन कोण का संपूर्ण मान 4 पाई स्टेरेडियन होता है। अब हम लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कि ये जो घन कोण का संपूर्ण मान आया,
है ना। ये क्या केवल गोले के लिए होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, हम लोग एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक पत्थर है, पत्थर वत्थर का कुछ भी ऐसे। अब पत्थर का कोई शेप थोड़ी ना होता है ना। उठा के मारते समय हम ये थोड़ी ना देखते हैं इसका आकार ठीक नहीं है, इसीलिए सामने वाले का सर नहीं फोड़ूंगा। गुस्सा आता, उठाते मार देते, टकला फूट जाता है, ठीक है। अब टकला नहीं भी हो तब भी फूट जाता है, कोई नहीं, पत्थर है। पर पत्थर किसी भी तरफ से कोई छिद्र को नहीं रखता, समझ आ रहा है? मतलब इसमें कोई छिद्र नहीं है। ये एक तरह का बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। तुम बंद पृष्ठ नहीं हो, सांस लेते हो नाक से, समझ रहे हो, अंदर तक का होल है ना। खाते हो, एक कान में सुनते हो, ठीक है। छिद्र है, छिद्र युक्त नहीं, छिद्र मुक्त। छिद्र होना ही नहीं चाहिए, पूरा बंद। तुम नहीं हो सकते, पत्थर हो सकता है, समझ आया? तो अगर ऐसा कुछ है जो छिद्र मुक्त है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इसे हम कहते हैं बंद पृष्ठ। क्या कहते हैं? बंद पृष्ठ। किसी भी तरह का कोई होल नहीं होना चाहिए। अब इस बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण निकालना चाहिए, तो ये भी 4 पाई स्टेरेडियन ही आएगा। इसके लिए भी इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा 4 पाई स्टेरेडियन ही आएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? तो अगर हम उस पत्थर को घिसते हैं तो क्या हम इस पत्थर को घिसकर एक गोला बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? घिस करके किसी मूर्तिकार को दे दो, है ना, वो एकदम कठिन, एकदम कड़ी पत्थर से भी घिस करके एक गोला बना देगा, बढ़िया, है ना, गोला बन गया। अब गोले द्वारा तो अंतरित कोण, घन कोण क्या होता है? 4 पाई स्टेरेडियन होता है, तो इसके द्वारा भी वही होगा। अब ये जो पृष्ठ है, ये सब मिलके भी तो इस पर उतना ही बड़ा कोण बनाएंगे ना, जितना एक गोला बना रहा है। मतलब बात यह है कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। जैसे कि समझो कि एक क्या है, एक घन है ऐसे। अब घन के केंद्र से पर अगर हम देखते हैं, ये वाला पृष्ठ जो है इतना बड़ा कोण अंतरित करेगा ऐसे। इसको हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये पृष्ठ एक कोण अंतरित करेगा, ऊपर वाला करेगा, इधर वाला करेगा, नीचे वाला करेगा, पीछे वाला करेगा, आगे वाला करेगा। 6 फलक हैं। केमिस्ट्री ठोस अवस्था में पढ़े थे ना, कितने फलक हैं? और 6 फलक क्या करेंगे? 6 कोण आरोपित करेंगे। तो इनके द्वारा भी अंतरित घन कोण वैसे ही हो जाएगा ना, जैसे गोले द्वारा किया था। इधर का डी ओमेगा, ऊपर का डी ओमेगा, सामने का डी ओमेगा, पीछे का डी ओमेगा, अगल का डी ओमेगा, नीचे का डी ओमेगा, सब जोड़ दिए तो गोला तो बन गया रे। पर अगर एक तरफ का दीवार खाली कर दें तो क्या वो गोले द्वारा अंतरित कोण बना? नहीं बना। अगर तुम कमरे में दरवाजा लगा करके दरवाजा खोल दो तो दरवाजा भर द्वारा अंतरित कोण नहीं है, तो उस केस में 4 पाई स्टेरेडियन नहीं होगा। पर अगर एक बंद पृष्ठ है, सभी तरफ से बंद है, तो उसके द्वारा अंतरित घन कोण हमेशा कितना होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। याद रखेंगे कि यह केवल लागू होगा किस पर? किसी बंद पृष्ठ पर। मतलब मैं अगर एक ऐसे करके घन बनाऊं, मतलब एक कमरा बनाऊं, बड़ा ही घटिया बना, हाँ ऐसे जोड़ देते हैं। कोई ड्राइंग कंपटीशन में भी तो नहीं हूँ यार, है ना, और मैं कोई पेंटर आदमी थोड़ी ना, टीचर हूँ, छोटा सा टीचर। हाँ, ये वाला दरवाजा है, दरवाजा बंद है, अंतरित घन कोण कितना? 4 पाई स्टेरेडियन। दरवाजा खिड़की सब तरफ से बंद है, कितना? अगर एक वेंटिलेटर खोल दिएगा, खिड़की खुला है, तो उतने का कोण नहीं अंतरित होगा, तो फिर 4 पाई स्टेरेडियन नहीं होगा। इन सबको भी बंद करोगे तभी क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन। अगर बंद नहीं करोगे तो 4 पाई स्टेरेडियन होगा क्या? अगर हम एक मूर्ति है समझो, है ना, ठीक, उसका सर काट दिए, है ना, मूर्ति का काटा हूँ, सच का नहीं सोचो, मूर्ति का सर काट दिए, नाक ठूस दिए, मरते समय नहीं ठूसते, कान बंद कर दिए, तो मूर्ति का मुंडी कितना केंद्र पर घनकोण अंतरित करेगा? 4 पाई स्टेरेडियन। क्यों? क्योंकि वो क्या है? बंद पृष्ठ है, खुला नहीं। पेन लेना, ढक्कन खोल दोगे तो उस केस में ढक्कन का एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से ओपन है, उसके द्वारा अंतरित कोण क्या है? 4 पाई स्टेरेडियन नहीं है। वही पेन को ठूस दो और पेन चारों तरफ से बंद होना चाहिए, कोई छेद नहीं होना चाहिए, अच्छे से चेक कर लेना,
जैसे ये वाला पेन का होगा, इसमें कोई छेद वध है नहीं रहे, इसके द्वारा अंदर में एक बिंदु मान लो, उस बिंदु पर अंतरित कोण घन कोण कितना होगा 4 पाई स्टेरेडियन। समझ आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से किसी भी बंद पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है 4 पाई स्टेरेडियन, इतना होता है। समझ आया? ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाह 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 गॉस का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? गॉस का प्रमेय। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक, बंदे ने क्या कहा? बंदे ने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सुनने से समझ नहीं आएगा। किसी बंद पृष्ठ, वो चाहे कितना ही खतरनाक बंद पृष्ठ क्यों ना हो, जैसे ही शेप का हो, बस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं अगर एक इरेजर लेके ऐसे, अब होगा क्या? नहीं, इसको बस थोड़ा सा मिटाना चाह रहा था। हाँ, अब कैसा पृष्ठ है ये? बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल की बात कर रहे हैं, थोड़ा मोड़ा की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण कुल फ्लक्स पृष्ठ पर अगर कुल आवेश है, कुल आवेश फाई क्यू नेट, पृष्ठ पर अलग अलग आवेश हो सकता है। याद करो हम लोगों ने योज्यता पढ़ा था आवेश का। आवेश की योज्यता क्या है? कि कुल आवेश अवयवी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कुल आवेश क्या होता है? अवयवी आवेशों के अवयवी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्यू नेट, पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, ये क्या है? गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से मत लिखना, किससे लिखोगे? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे बोलते हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय सिद्ध करना और अनुप्रयोग इसके मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि तुम 12th में गॉस का प्रमेय सिद्ध नहीं करोगे काप पेपर में या उसके अनुप्रयोग नहीं लिखोगे, ऐसा एकदम नहीं होगा। ठीक, तुमको गॉस का प्रमेय लिखना ही पड़ेगा, चाहे तुम इंटरनल एग्जाम्स में लिखो या फाइनल एग्जाम में लिखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन। गॉस का प्रमेय किसे कहते हैं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं, किसे कहते हैं? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, फाई क्या है? फ्लक्स, टोटल मतलब कुल, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये कहलाता है गॉस का प्रमेय। ठीक, शब्दों में लिखें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 या ε0 बोल सकते हैं इसको, गुना होता है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, लिख लें, कुल आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इस प्रमेय को व्युत्पन्न करेंगे।
आज के क्लास को हम इसी टॉपिक के लिए पढ़ रहे थे, जो भी टॉपिक पढ़े वो इस टॉपिक को बनाने के लिए पढ़ रहे थे, है ना। तो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति। ये इसके लिए हम सबसे पहले एक पृष्ठ ले लेते हैं। शर्त क्या है बस कि ये क्या हो, बंद हो। ठीक, तो मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है, क्या, एस। ठीक, माना एक बंद पृष्ठ एस है जिसके अंदर एक बिंदु है, बिंदु का नाम क्या ले लिया, ओ। बिंदु ओ पर कितना आवेश है, प्लस क्यू। ठीक, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होगा। माना एक बंद पृष्ठ, बेटा इसमें मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो केयर करेंगे, है ना। माना एक कैसा बंद पृष्ठ एस जिसके अंदर एक बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश, है ना। अच्छे से सुने, अच्छे से समझे, है ना। ठीक, अब बिंदु O से हम जो जो होता जाएगा वही वही लिखते जाएंगे। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P, है ना। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P कहां पर है, ये तो बंद पृष्ठ के पृष्ठ पर है। ठीक, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। क्या ले रहे हैं, एक बिंदु P है जिस पर क्या निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। क्या पढ़ा था, 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, है ना। हम यहाँ K नहीं भी लिखेंगे तब जब माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो। के लिख भी सकते हैं, उस केस में लास्ट में के बच जाएगा, माध्यम का पराविद्युतांक, है ना। जनरली वायु या निर्वात के लिए ये लिखा जाता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या करते हैं, हम यहां पर एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं। बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ds। ठीक, इस अल्प पृष्ठ द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण, घन कोण कितना है, यहां पर अंतरित घन कोण d ओमेगा है। ठीक, वहां पर अंतरित घन कोण क्या है, डी ओमेगा है। इसे स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। ठीक है, पृष्ठ ds द्वारा बिंदु O पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा है। क्या बोल रहा हूं, इस अल्प पृष्ठ द्वारा यहां पर अंतरित घन कोण क्या है, डी ओमेगा। चूंकि डी ओमेगा बराबर क्या होता है,
ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। भाई इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 1, इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 2। ठीक, यहां तक आया समझ में? इसको ले लिया समीकरण क्रमांक 1, इसको ले लिया समीकरण क्रमांक 2। एक और पेज ले लेता हूं, आगे सॉल्व करते हैं। अब अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स, हाँ क्या निकाल रहे हैं? जो अल्प पृष्ठ है, अब ये धनावेश है ना, बीच में तुम देख रहे होगा यहां पर बिंदु O पर क्या है? धनावेश। तो धनावेश से बल रेखा यूं बाहर निकलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो निकलेंगी तो यहां भी है ना। अगर मैं ऐसे मग्गम पानी धर के यूं फेंक दूं और तुमको एक थाली धर के पकड़ने के लिए बोलूं, तो एक हिस्सा पानी का तुम्हारे थाली में भी आएगा ना, कैच करना, ठीक है। तो इस अल्प पृष्ठ से कुछ तो फ्लक्स गुजरेगा, कुछ तो बल रेखाएं गुजरेंगी इससे। ये फेंक रहा है, ये झोंक रहा है, पकड़ रहा है? तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? चलो इसको हम लोग छोटा है तो क्या लिख देते हैं? डी फाई। डी फाई बराबर क्या होगा? ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होगा। ई इंटू डी एस इंटू क्या होगा? कॉस थीटा। अब बेटा हम क्या करते हैं? ई का मान को रख देते हैं। कहाँ है? ई का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर रखोगा, क्या हो जाएगा? डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको देख के अंदर में कुछ गुड़गुड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, क्या है ये? डी ओमेगा। क्या है ये? तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ गया? डी ओमेगा। चूंकि समीकरण 2 से, हाँ, एग्जामिनर को बोल देंगे देख अंदर ये समीकरण 2 में लिखा होगा, ये दे, हाँ वहीं से लिखा हूं, ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब ये हम लोग का ये काम थोड़ी ना था कि हम अल्प पृष्ठ से निकालें। गॉस ने क्या बोला था? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ये तो अल्प विद्युत फ्लक्स है। अब अल्प को संपूर्ण करने के लिए करेंगे क्या? समाकलन करेंगे। क्या? समाकलन, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो अब लिख देते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब वो क्या होगा? अगर हम उसको फाई से प्रदर्शित करें तो फाई बराबर होगा डी फाई का समाकलन। ठीक, यहां पर कुछ जगहों पर पृष्ठ समाकलन उपयोग में लाया जाता है। पृष्ठ समाकलन क्या है बेटा? वो एक तरह का लिमिटेड समाकलन है कि अगर समाकलन को लिमिट कर दें, है ना। जैसे देखो ये जो हमारा नाक सांप जो समाकलन का चिन्ह है, फॉ कर रहा है, उसको अभी हम बांध रखे हैं, बाउंड्री में है ना, ऐसे करके बाउंड्री में। ठीक, तो उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, मतलब उसको बाउंड कर रखे हैं। पृष्ठ समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन। जो सामान्य समाकलन का चिन्ह है वो तीनों होता है। रेखीय समाकलन भी हो सकता है, पृष्ठ समाकलन भी हो सकता है, और वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। तीन अलग अलग लिमिट में भी समाकलन किया जा सकता है। जैसे कि एक मोती का समाकलन करोगे तो एक मोतियों की माला बनेगी, है ना। तो एक मोती का समाकलन करने से मोती की माला मिली, ये रेखीय समाकलन है। रेखा में आगे बढ़ा, एक एक मोती जुड़ करके एक लंबी रेखा बन गई। पर एक मोतियों की माला को एक और माला और एक और माला और एक और माला से जोड़ दें तो एक पृष्ठ सा बन जाएगा, है? नहीं, फली को गुड़ में डाल के चीकी बनाते हैं ना अपन, खाया कि नहीं चीकी, है? ठीक है, और वो फली की लंबी लाइन के साथ अगर उसको इधर भी बिछा दें तो एक पृष्ठ बन गया, है?
तो पृष्ठ समाकलन हुआ। पर एक पृष्ठ को दूसरे पृष्ठ को तीसरे पृष्ठ को चौथे पृष्ठ को एक साथ रख दें बड़े बहुत सारे चीकी तो एक घन जैसा दिखेगा, तो वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन है। रेखा में भी समाकलन हुआ, पृष्ठ में भी बढ़ा और आयतन में भी ऊपर ऊंचाई में भी बढ़ गया, तो लिमिटेड इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि हमें पृष्ठ की जरूरत है अभी, तो हम पृष्ठ समाकलन करते हैं, है ना। मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दोगे तो कोई टीचर उसे गलत नहीं कर सकता, ठीक है, पर वो ना समझ होगा तो गलत करेगा, मतलब समझेगा तो गलत नहीं करेगा। जो हम लोगों ने संपूर्ण मान निकाला था, है ना, हम यहाँ भी चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, ऐसे लिमिट कर सकते थे, है ना, लिमिट में इंटीग्रेट कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है ना। सरफेस इंटीग्रेशन है ये, क्योंकि अभी हम लोगों को जरूरत ही किसकी है, पृष्ठ की है, पृष्ठ में समाकलन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिमिटेड इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, तो ये तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो d5 का वैल्यू अगर हम रख दें वहां, क्या है बेटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखो भैया q है, नियत है, अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो स्थिर वैद्युत स्थिरांक है, वो तो है ही स्थिरांक। निकलो वे बाहर, है क्या कर रहे हो अंदर में, है निकाल देते हैं उसको बाहर, तो बाहर निकालेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, डी ओमेगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया, डी ओमेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या होता है, घन कोण का संपूर्ण मान क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इकाई है, 4 पाई है मान, ठूस होगा यहाँ 4 पाई का, फाई बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई बराबर आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया गॉस का प्रमेय कंप्लीट। इस तरह से हम लोगों ने गॉस के प्रमेय को पूर्ण कर लिया। इसके आगे हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करेंगे। तो आज का क्लास बेटा यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। आज हम लोगों ने गॉस का प्रमेय पढ़ा, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, अच्छे से इसके एक बार नोट्स बना लेना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है ना, ठीक। तो इसके आगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग वो भी आते हैं, तो उनको भी पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट क्लास आज का क्लास इसी नोट पर एंड करते हैं। थैंक यू।